अलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन मैं हज़रत कह रहा हूँ, मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस फाइजी साहब पे गुफ्तगू यूँ नहीं की कि कल बहुत से लोगों ने कर ली थी और मैंने वीडियो पहले बना लिया था, उस पर भी थोड़ी सी कर लेंगे। मगर मेरा मौजू है पहले कि जो इंडिया इस वक्त प्रोवोक कर रहा है और इल्ज़ामात लगा रहा है, फिर साथ में जो अमेरिकन वेस्टर्न वर्ल्ड के मीडिया में अचानक पाकिस्तान के हवाले से कुछ ख़बरें हैं जो बहुत क्यूरियसिटी पैदा कर रही हैं और बड़े मसाइल पैदा कर सकती हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे, उस पर बात करेंगे। और पीटीआई ने अब ओवरसीज़ में यूरोप अमेरिका में ओथ लेना शुरू कर दिया, जैसे यहाँ लिए थे, फिर उसके नतीजे में 9 मई के वाक़यात और सानिहात जिन्हें कहना चाहिए हुए और बहुत बड़े पैमाने पर यह काम शुरू हो गया है, उस पर बात करेंगे। और तो मुख्तसरन करेंगे कि गवर्नेंस क्या है और यहाँ गवर्नेंस ख़त्म कैसे हुई है। तो एक एक करके इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जी द इंटरसेप्ट एक बहुत नोन मीडिया है, उसमें एक बड़ी अजीब खबर छपी है कि जी ये जो IMF की डील है ये यूक्रेन की हिमायत के नतीजे में मिली है और अमेरिकन ने पहले दबाव डाला कि खान साहब को फारिग करें कि वो यूक्रेन के हवाले से जारहाना पॉलिसी रखते हुए न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और फिर उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से असला ख़रीद कर जो यूक्रेन को दिया और वहाँ गोला बारूद वगैरह जो बहुत सी चीज़ें हैं वो यूज़ हो रही हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को अपना इत्तेहादी बनाया। आपको याद हो साल भर पहले मैंने इस तरह की कुछ खबरें पहले भी दी थी, जब कोई ऐसी मीडिया की नहीं थी, स्पेकुलेशंस थी। अब ये बहुत ज़्यादा उस पर हो रहा है। और साथ में उस खबर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, न्यूयॉर्क टाइम का हवाला भी दिया गया है कि न्यूयॉर्क टाइम ने भी ये कन्फर्म किया है कि कोई ग्लोबल, मैंने लिखा है नाम उसका, अगर मुझे मिल जाता है, कि ये है ग्लोबल प्रोडक्ट्स, उसके थ्रू गया है, जो ग्लोबल ऑर्डिनेंस की एक सब्सिडरी है, उसके थ्रू ये असला ख़रीद कर यूक्रेन को दिया गया। और साथ में डील में यह है कि इंतखाबात मौखर होंगे पाकिस्तान में और अमेरिका उस पर खामोशी इख्तियार करेगा। तो बहुत हलचल है इस खबर के हवाले से। ये तो आपसे बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि इंतखाबात नज़र नहीं आते और इसमें जो सूरत हाल है, जो महंगाई है, जो अबतरी है, इंतशार है, और फिर जो पीटीआई के लोगों ने सिचुएशन क्रिएट कर रखी है, उस हवाले से इंतखाबात नज़र नहीं आते। और फिर सर्वे कहते हैं कि खान साहब को वोट बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, कि निज़ाम से मायूसी, नफ़रत। देखें ना कि दिया आपने कौम को कुछ भी ना हो और फिर फ़क़ीदुल मिसाल तैयारियां हो रही हैं इस्तक़बाल की, तो मायूसी तो फैलेगी, इश्ताल तो फैलेगा। और फिर कैसे कैसे लोग कि जी उसूल की सियासत का मैं एक आपको रुख दिखाता हूँ, आपने देखा होगा, मगर रेलिवेंस अगर किसी चीज़ से हो तो उसे ज़रूर दिखाना चाहिए कि ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है क्या। और जो मैं दिखा रहा हूँ उस पर तबसरा बाद में करूँगा, पहले हम इसे देख लें। नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्ट सियासतदान हैं। ये अरबों के असासे जो मियां नवाज शरीफ के आज हैं, मियां बरादरान करप्शन के मास्टरमाइंड है। छोटे मोटे चोर नहीं, बहुत बड़े चोर हैं। ये हर काम में डाका डालते हैं, ये डाकू हैं। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के काले करतूत की वजह से आज कौम के सामने है, और ये कातिल हैं पंजाब के अवाम के। ये एक आमर की पैदावार है, इनका ज़हन भी आमराना है और ये वन मैन शो के आदी हैं। मेरा नाम भी राजा रियाज नहीं, अगर लाहौर की सड़कों पर मैं आपको घसीटूं ना, मैं तुम्हें घसीट के और असेंबली के सामने संसार ना करूं। वो मुफाद परस्त लोग हैं और अपने मुफाद के लिए वो गए थे नून लीग में। सियासी लोटे हैं, जिस तरफ उन्हें अट्रैक्शन नजर आएगी, जिस तरफ उन्हें फंड्स अपने जाती मफाद या अगली सीट नजर आएगी, वो उस तरफ जाएंगे। जितने
वसाइल इन्होंने हमें दिए हैं, जिस तरह इन्होंने खजाना लूट के सारा खजाना खाली किया हुआ है, PIA को तबाह किया हुआ है, इसी तरह स्टील मिल को इन्होंने तबाह किया, लूट के खा गए। नवाज शरीफ की स्टील मिल हर साल नया बच्चा देती है, पाकिस्तान की स्टील मिल जो है वो बंद पड़ी है। तो ये इनकी कारकर्दगी है। इस तरह पाकिस्तान, यह है राजा रियाज साहब जो शहबाज शरीफ हुकूमत में अपोजिशन लीडर थे। अब कोई कसर बाकी रह गई है कि ये 16 महीने की हुकूमत कितनी जमहूरी थी और कितनी पॉलिटिकल थी और कितनी आइनी थी, जहाँ पर जमहूरियत में, जिस जमहूरियत में अपोजिशन भी जाली, फेक और झूठी हो, उसे आप जमहूरियत कहेंगे। और फिर दुख की बात यह है कि ये मीडिया मिला हुआ था। दर्जनों बार आपको बताया है कि जब ये जमहूरियतें आईं तो एक खौफ था कि इसकी बेसिक तो अपोजिशन और हुकूमत है ना, तो ये खौफ था कि कहीं आपस में मिल जाएं। तो मीडिया लाया गया कि ये चेक एंड बैलेंस का सबसे बड़ा इदारा होगा डेमोक्रेसी की, जो आवाम को रिप्रेजेंट करेगा। मगर इस मीडिया ने भी खामोशी इख्तियार की। बस लब बातों बातों में मुख्तसरन कहीं जिक्र था कि ये जाली अपोजिशन लीडर है। इस आदमी का करैक्टर देखें और फिर मुस्लिम लीग नून का करैक्टर देखें कि नवाज शरीफ वो हैं जो मुशर्रफ को तो प्रोसिक्यूट करवाएंगे कि उन्होंने ज्यादती की थी, जो ज्यादती की थी उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, बाकी सबको माफ़ कर देंगे, चाहे कोई कैसी गाली दे, कैसे ही गंदगी डाले और कितना ही बड़ा लोटा हो। इस आदमी की तो शक्ल भी अब लोटों से मिलने लगी, जिसका नाम राजा रियाज है। तो इस जमहूरियत को लोग वोट देंगे या इनके साथ खड़े होंगे और इनके इस्तकबाल को भी जाएंगे, क्योंकि ये 20 किलो आटे का थैला और 10 किलो चीनी का थैला साथ देंगे और बिरयानी की प्लेट तो देते ही हैं हमेशा से। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि सिचुएशन कहाँ जाकर खड़ी हो गई है और इस जमहूरियत पे कितने सवाल आते हैं, ये हो ये ना हो। और बार बार गौर करें इस बात पे। मैं बहुत बड़ा जमहूरियत पसंद हूँ कि जमहूरियत ही इस दुनिया में वाहिद निज़ाम है, मगर जमहूरियत इस हद तक गिर जाए तो ये हो या ना हो, जिसमें ब्यूरोक्रेसी अपने मज़े ले रही हो, रियासती इदारे अपने बाकी मज़े ले रहे हों, फ़ौज अपने मज़े ले रही हो, सियासतदान अपनी लूट मार में मसरूफ़ हों, अदलिया अपने अय्याशियों में हो। देखें, फाइल ईसा के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि जितना बड़ा परसेप्शन उनका बन गया है ना, अल्लाह करे, दुआ करें उस पर पूरे उतरें, क्योंकि उन्होंने पहला कदम बहुत ही एहसन लिया। मैंने नहीं देखा कि आज हेयरिंग थी तो उसमें क्या हुआ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है कि अदालती निज़ाम कैसे चलेगा सुप्रीम कोर्ट का, उस पर उन्होंने फुल कोड बनाया और बराबर के जज हैं उस पर दोनों तरफ, मगर उन्होंने परवाह नहीं की और फिर प्रोटोकॉल छोड़ दिया। वो प्रोटोकॉल जो बहुत कम लोग छोड़ते हैं। मैंने आपको पिछले दिनों एक वीडियो दिखाई थी ना कि बरतानवी चीफ मिनिस्टर कैसे निकलता है साइकिल पर और सबवे में, ट्रेन में, और हमारा चीफ मिनिस्टर बुंदियाल जो इंसाफ की अलामत था 40 गाड़ियों के साए घेरे में जाता था। फिर सरीना ईसा, आपको सलूट है। बहुत कम दुनिया में ऐसी बीवियां हैं जो अपने हक परस्त शौहरों के साथ खड़ी होती हों, वरना वो भी ज़माने के साथ ढल जाती हैं, मिल जाती हैं और छोड़ जाती हैं कि दुनिया जब एक तरफ हो और एक आदमी अकेला हो। तो बहुत कम लोग हैं पैगम्बराना शान के साथ जो साथ खड़े रहे हैं। तो रियली वी ऑल सल्यूट यू कि जो आपने रोल अदा किया, आप डिज़र्व करती थी कि स्टेज पर उनके साथ खड़े हों। और मैं सदर अलवी पर जो कहना चाहता हूँ वो तो नहीं कह सकूँगा, क्योंकि शर्म आनी चाहिए। आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था इनका ओथ लेने से पहले कि आपने इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा, फिर आपने तस्लीम भी किया, मगर आप बड़े बाउसूल, बड़े आइन परस्त, बड़े जमहूरियत परस्त, मगर शर्म नहीं है। शर्म की तारीफ़ पहले भी बताई है मैंने आपको, एक बार फिर दोहरा देता हूँ। शर्म ये नहीं होती जो हमने अपनी माँओं बहनों के कंधों पे रखी हुई है। शर्म की साइकाट्री में जो तारीफ़ है वो ये है कि आप अपनी किसी गलती पे नादिम हों, शर्मिंदा हों, अपने आप से भी माफ़ी मांगें और दोबारा वो हरकत करने का अहद करें,
حرکت نہ کرنے کا عہد کریں اور جس سے آپ نے زیادتی کی اس سے بھی معافی مانگیں. اس روشنی میں، اس انٹرنیشنل تعریف کی روشنی میں اس آدمی کے کریکٹر کو دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا جمہوریت پسند ہے. تو فائز عیسیٰ پہ کوئی چھوٹی ذمہ داریاں نہیں ہیں. وکلا کی آنیاں جانیاں ہیں جن کے بغیر وہ چل نہیں سکتے، ججوں کی عیاشیاں ہیں جنہیں سب کو ایڈریس کرنا ہے، پلاٹوں سے لے کر درجنوں کیس ایسے ہیں جس پہ اپنے ضمیر اور اپنے ظرف کے عین مطابق آپ نے فیصلے کرنے ہیں. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، مگر ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت امپیشنٹ ہیں. آپ بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. آپ زیرو ٹالرنس ان معنوں میں ہے آپ میں کہ آپ اشتعال میں آتے ہیں، اور یہ درست نہیں ہے. یہ آپ کے رفقا کہتے ہیں، آپ کے اقربا کہتے ہیں جو آپ کے اراؤنڈ میں رہتے ہیں. دیکھیں جی، یہ جو گورننس ہے نا، جس کی وجہ سے اس ملک میں انتشار ہے، ایک تو جمہوریت کھوکھلی ہے، جھوٹی ہے کہ چلانے بھی نہیں دیتے، جنہیں لے کر آتے ہیں ان کو بھی نہیں چلنے دیتے، اور پھر یہ ذہنی طور پہ کرپٹ ہو چکے ہیں. اچھا، جیسے لوگ آپ لے کر آتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی جونے جو بھی نکل آتا ہے نا، ان میں سے کوئی جونے جو نہیں نکلا. ایک بے نظیر تھی، اسے ہم نے مار دیا، اور کیسے مارا، کس بے دردی سے مارا. پھر اس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہے. کل میرے کسی ویور نے، دوست نے، کوئی انڈین دوست ہے میرے خیال میں، کہ مجھ پہ الزام لگایا کہ میں بائسڈ ہوں پیپلز پارٹی کے حوالے سے. نہیں، میں بالکل بائسڈ نہیں ہوں. پیپلز پارٹی اسی اسٹیٹس کو کا حصہ ہے، مگر وہ اسٹیٹس کو کا اول تو اسی اسٹیٹس کو کے پیٹ سے نکلی ہے، جنم لیا ہے، اسی کوک سے نکلی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو ایوب خان لے کر آئے تھے، وہ زمین سے نہیں اگے تھے، مگر ایک امید ہو چلی تھی. اس کے بعد انہوں وہ اصول پہ کھڑے رہے، انہوں نے اپنی جان بھی دی. وہ ڈیلوژن میں دی، کسی امید پہ دی یا اصول پہ دی، یہ تو روز محشر فیصلہ ہوگا، مگر جان دی. اور اس کے بعد ان کی بیٹی نے پوری کوشش کی، انہیں بھی گھیر لیا گیا. اور اب پیپلز پارٹی اسی اسٹیٹس کو کا حصہ ہے کہ اتنے بڑے گندے تالاب میں کوئی ایک مچھلی شفاف، صاف ستھری، باکردار کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ ممکن ہے. اور انتخابات کے حوالے سے جو الزام مجھ پہ لگایا جاتا ہے کہ جی میں انتخابات کی مخالفت کرتا ہوں، ہاں میں کرتا ہوں. اس لیے کہ آج سچویشن یہ ہے کہ کسی کی حکومت ہو، کسی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کسی کا کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے، کسی کی کوئی تھاٹ نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، اقتدار کی بھوک ہے. اور انہی جھوٹوں سے مل کر لالچی جو اقتدار لینا چاہتے ہیں، جو انہیں روز بھگاتے ہیں، روز دوڑاتے ہیں، روز مارتے ہیں، کبھی عدلیہ کے تھرو، کبھی خود ڈائریکٹ آ کے، مگر یہ مان کے نہیں دیتے. میں نے ابھی ویڈیو آپ کو دکھایا نا کہ یہ قیمت چکاتے ہیں. جو آصف زرداری نے ایک بار مجھ سے شاہین شبائی کے بیٹے کی شادی میں کہا تھا نا کہ بابا ادھر کھڑے ہو یا ادھر کھڑے ہو، قیمت لگاؤ. تو یہ قیمت لگاتے ہیں اور اپنے کام لیتے ہیں. ان کی گورننس پہ بات کرتے ہیں. گورننس یہ ہے کہ آج ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، 3,70,000 ایکڑ پر کپاس، کاٹن ختم ہو گئی. جو پہلے ہی انہوں نے شوگر فیکٹریاں اپنی لگا کر جنوبی پنجاب میں جہاں کپاس میجر ہوتی تھی وہاں سے زمین صاف کر کے گنا بونا شروع کر دیا تھا. اور کپاس جو کبھی ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اب امپورٹ کرنے لگے ہیں. جو رہی سہی کسر تھی اس سال پوری ہو گئی کہ اسے سفید مکھی کھا گئی، اور کسان چیختے رہ گئے کہ اس پہ اسپرے کروائیے. اب ڈرون سے اور ہیلی کاپٹر، آرمی کے ہیلی کاپٹر سے اسپرے کر رہے ہیں، مگر کسان کہتے ہیں کہ اب یہ بہت دیر ہو گئی. اب 2% چانسز ہیں اس فصل کے بچنے کے، جو تقریباً ختم ہو گئی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جو بھوک سے مر رہا ہے، جو غربت سے، بے روزگاری سے مر رہا ہے، جو پیسے کو محتاج ہے اور مانگتا پھر رہا ہے. ایک طرف ان کی عیاشیاں ہیں اور دوسری طرف ان کی نیگلیجنس، ان کی اگنورنس. آپ دیکھیں، تصور کریں کہ 3,70,000 ایکڑ پر، یہ ان کے ہی اپنے میڈیا نے دکھایا ہے، الیکٹرانک میڈیا نے،
पूरी रिपोर्ट दिखाई है कि किस तरीके से वो फसल बर्बाद हुई है और किस बुरी तरीके से किसान रो रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि जनाब लोग तनकीद करते हैं क्या होती है, और गवर्नेंस के अंडरपास के इफ्तिताह किए जाओ, अस्पतालों के दौरे किए जाओ और वहाँ कहे जाओ कि जी यहाँ फूल लगाइए, क्यारियाँ लगाइए, जहाँ दवाएं नहीं हैं, जहाँ बेड नहीं है, बिस्तर नहीं है, मरीज़ को देखने वाला डॉक्टर नहीं है, वहाँ फूल लगाइए, क्यारियाँ लगाइए। ये इनकी गवर्नेंस है। फिर सिंध में चावल की पूरी फसल कहते हैं हज़ारों एकड़ ज़मीन पर उसे सूंडी खा गई। वहाँ पर भी स्प्रे नापैद है, देर से हुआ और स्प्रे बाज़ार में मिल ही नहीं रहा। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, जो सोयाबीन भी मंगवाते हों, जो गंदम भी मंगवाने लगे हैं, जो कपास भी मंगवाते हों, जो चावल भी इंपोर्ट करते करते एक्सपोर्ट करते करते इंपोर्ट करने लगे। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। और फिर डेरा इस्माइल खान से मेरा पसंदीदा रिपोर्टर है जियो में सईदुल्लाह मरवत, वो एक रिपोर्ट दिखाता है कि एक अजब नायाब किस्म की खजूर पैदा होती है ढक्की के नाम से, और उसको जिस अंदाज में बनाकर तराश के खराश के बेचना चाहिए कि वो इंटरनेशनल मार्केट में एक दाना उसका $1 में पड़ता है, मगर वो यहाँ से सखड़ जाती है मेरे शहर डेरा इस्माइल खान से, और फिर वहाँ से दुबई चली जाती है। दुबई से इंडियन ख़रीद के ले जाते हैं और इंडिया में सिर्फ वो मजहबी रसूमात के काम आती है, भेंट चढ़ जाती है, उसे भी ज़ाय कर रहे हैं। कोई एक रोना है जो हम यहाँ पर रोएं कि मैं रोज़ जो कहता हूँ ना कि कहीं से शुरू कर लीजिए। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ मीडिया को कंट्रोल रखने के लिए दौलत भी लगाई जाती है, ताल्लुकात भी बनाए जाते हैं और मामलात को छुपाया जाता है, बदबू पर मट्टी डाली जाती है। उसका नतीजा देखा कि भड़ाक करके सब ब्लास्ट हो रहा है, एक एक करके एक एक चीज़ सामने आ रही है। इस पर कितना रोइए कि वो किसी ने खूब कहा है यहाँ पर कि हालात ये हो गए हैं कि कीमत आलमी बाज़ार की और तनख्वाह सब्ज़ी मंडी की और सहूलतें मवेशी मंडी की। तो ये इनके हालात हैं कि कीमतें तो वो वसूल कर रहे हैं। वो मैं आपको एक बिल मुझे किसी ने भेजा है, मैं तो हैरान रह गया हूँ कि वो कहता है कि 254 यूनिट बिजली, उसकी असल कीमत 3154 रुपये। 254 यूनिट बिजली, असल कीमत 3154 रुपये, और साथ में वो लफ्ज़ अदा नहीं कर सकता, उसने लिखा है डैश डैश यक्की, मतलब कमीनापन, घटियापन और दहशतगर्दी की हद तक बात कही जाएगी कि 4109 रुपये के टैक्स लगाए हैं। टोटल कीमत 254 यूनिट की है 7356 और 7350 रुपये बिजली का बिल आया है एक क्लर्क के घर का। आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे और महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अभी जब गैस की प्राइस बढ़ेगी तो एक नई क़यामत आने जा रही है और अगले साल तक और बढ़ेगी। जो IMF से मुआहिदा किया है, जो तरले डाल के लिया है, अगर ये सच है कि हमने आर्मी की भी कोई डील की है, इंतखाबात भी रुकवाने हैं, यूक्रेन का भी साथ देना है, तो कम से कम अपनी औकात तो पहचान लेते, अपनी वैल्यू तो कर लेते कि साथ तो अमेरिका का ही देना है। अपने रो के दें, हंस के दें, लड़ के दें, नारे मार के दें, आखिर में देना होता है, क्योंकि आपको तो ये पता ही नहीं है कि आपको रहना कैसे है, किसके साथ रहना है, किससे दूर जाना है, कहाँ मुड़ जाना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ आगे बढ़ जाना है, ये तो आपको पता ही नहीं है। कि फॉरेन पॉलिसी ही वाहिद चीज़ है, वाहिद पॉलिसी है जो पूरे निज़ाम को बरकरार रख सकती है, प्रॉस्पेर कर सकती है, मेंटेन कर सकती है, खुशहाली, तरक्की, अमन, हर चीज़ उसी से जुड़ी है। आप ये देखें कि एक तरफ आप सारे फैसले वो करते हैं जो आप पहले नहीं करना चाहते हैं, मगर फिर अपनी कीमत भी वसूल नहीं कर सकते। हालत ये है कि मुझे नहीं पता कि
آکوپائڈ کشمیر میں مجاہدین ایک دم کہاں سے آ گئے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی اب ایسی کوئی پالیسی ہے. یہاں بہت ریئلائز ہو گیا انڈیا کیا چاہتا ہے, وہ کس بات کا فائدہ اٹھا رہا ہے. کہ میجر جنرل کوئی بخشی صاحب ہیں وہاں جو بہت بولتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, اور وہ جس طرح بات کر رہے ہیں ٹویٹر پہ کہ ختم کریں اس نانسنس کو, حملہ اٹیک کریں اور فارغ کریں, پاکستان کی تو اکانومی مکمل ختم ہو چکی ہے, یہ تو ایک لمیٹڈ وار بھی نہیں رہے ہیں, اب ان کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے, اب اس ٹنٹے کو فارغ ہی کر دیں. ان کی پوری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ جی ہمارے 4 جوان کرنل بھی شہید ہو گیا, میجر بھی مارا گیا ہے, اور اس طرح کر کے کہ جناب یہ سب دکھانے کے لیے ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ اگر آپ کو یاد ہو, کل ہی کہا تھا اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انڈیا ایسا لگتا ہے کہ اپنے انتخابات سے پہلے ایک نئے وارم اپ کے لیے حملہ کر سکتا ہے. تو پھر G20 کے بعد تو وہ بالکل پاگل ہو گیا. اسے شاید, میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امریکن ایمبیسڈر اگر گوادر میں کھڑے اور کہہ رہا ہے کہ آم ہیئر ان گوادر, جس کا کیا مطلب ہے, وہ کہاں میسیج دے رہا ہے, کیا میسیج دے رہا ہے, اور سیاست کیا رخ اختیار کر رہی ہے. مودی صاحب, پاکستان کے پاس تو کچھ نہیں بچا, آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کے لیے عذاب بنے گا. سوچئے گا اس بات کو غور سے بیٹھ کے. آپ کی ہندوتوا کا یہ ڈیلوژن جو ہے, جو ہم بھگت چکے ہیں, آپ نے بھی بھگتنا ہے. میں تو بلکہ انڈین سے کہوں گا کہ ایک بار یہ انتہا پسندی آ جائے تو آپ کوشش بھی کر لیں تو پہلی نسل دوسری نسل میں ختم نہیں ہوگی. یہ جو آپ کا سیکولرزم لبرلزم تھا نا, یہ اگر واپس بھی اب آپ لانا چاہیں تو 30 سے 40 سال لگیں گے. آپ کانگریس کو لوٹا کے لے آئیے تو آپ کی پراسپرٹی اب نہیں دیکھتا میں. آپ مانیں, آپ میرا مذاق اڑائیں, آپ ہنسیں, جو چاہیں الزامات لگائیں, مگر میرا یقین کامل ہے کہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے. اب میں آخر میں آتا ہوں, ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ ہم موجود حالات میں کہاں جا کے کھڑے ہو گئے اور اب کیا کر رہے ہیں. ہم نے یہ حلف آج لینا ہے سب نے, اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اپنی الیجنس ایک دفعہ پھر, living here in the United States, we are pledging our allegiance to our country, to our leader عمران خان. تو میں رائٹ ہینڈ اپنا اونچا کیجئے, میں بولوں گا, آپ اس کے ساتھ میرے پیچھے ریپیٹ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکیں گے, کہ ہم پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کو یقینی بنائیں گے, اور ان کے خلاف کی جانے والی تمام اندرونی اور بیرونی سازشوں کا بھرپور مقابلہ کریں گے, کہ ہم پاکستان کے عوام کی خودداری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے, اور اپنی قومی حمیت کا دفاع کریں گے, کہ ہم عمران خان کی پاکستان کے لیے خدمات اور اس کے دل میں اس کی محبت کا اعادہ کرتے ہیں, کہ ایک آزاد, خود مختار اور خوددار پاکستان ہماری پہچان, ہماری آن اور ہماری منزل ہے, جس کے حصول کے لیے ہم عمران خان کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم چلیں گے. ہم عہد کرتے ہیں کہ اس جدوجہد کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں گے, کوئی کوشش واگزار نہیں کریں گے,
अल्लाह हमारा और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान इमरान खान पाकिस्तान सर बेशुमार 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 बेशुमार। ये जनाब मोहतरम सज्जाद बरकी हैं, ये दूर परे के इमरान खान साहब के कज़न भी होते हैं और शौकत खानम लम्स उन सब के फंडिंग के इंचार्ज हैं अमेरिका में, अब कहना चाहिए। और मेरा भी एक एहतराम का कि मेरे वो बड़े भाइयों की तरह हैं, बहुत टॉलरेंस से मिलते हैं, वो कि मैं उनका नज़रियाती मुखालिफ हूँ। मैं उन्हें बहुत 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 दावे से तो नहीं कह सकता, मगर अच्छा खासा जानता हूँ। ये हलफ ले रहे हैं। एक तो ध्यान में रखें कि यहाँ ये 17 को जो मुजाहरा हुआ, पहले तो थे ये रैली निकलेगी, रैली तो नहीं निकली, मगर ये मुजाहरा किया गया। यहाँ जो तमाम जर्नलिस्टिक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो रहते हैं वाशिंगटन में, उन सब का मुश्तरका एक से मेरी बात हुई है कि ये 1000 से 1400 लोग यहाँ जमा हुए। पूरे अमेरिका को कॉल दी थी, 1.5 मिलियन कम्युनिटी रहती है। और वर्जीनिया जहाँ ये जुड़ा हुई जो स्टेट है वाशिंगटन से, उसके 5% लोग भी नहीं थे। यहाँ शहबाज गिल भी साहब भी थे। तो ये आपने देखा ये हलफ ले रहे हैं जैसे खान साहब पहले जलसों में लेते थे और उसी के भरोसे पर 9 मई कर डाला था और लोग नहीं निकले। सबसे पहले तो ध्यान में रखें कि सज्जाद बरकी साहब से मैं ये कहूँगा कि बहुत ही मौदबाना मेरी गुजारिश है कि पूरी कम्युनिटी को जपर्टी पे ना लगाएं कि आप इसके बाद आपने ये भी कहा कि डेमोक्रेट को वोट नहीं देंगे। आप कम्युनिटी लीडर नहीं हैं और कोई रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कम्युनिटी को। आपको वोट दे के किसी ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया है। और पीटीआई के भी प्लेटफार्म से आप जितने भी बड़े अब तक सारे मुजाहरे एहतजाज रैलियाँ कर चुके हैं, 100 200 300 400 से ज़्यादा लोग नहीं आते, ज़्यादा से ज़्यादा यही 1000-1200 आते हैं। तो ना आप कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और ना तहरीक इंसाफ के सारे वर्कर आपके पास चल कर आते हैं। जहाँ वोट लेते रहिए आप, ये वोट लेके सिर्फ आप अपनी कम्युनिटी को मुश्किल में डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बाइडन इंतज़ामिया को तो अपने ख़िलाफ़ कर ही चुके हैं, मज़ीद कर रहे हैं इस तरह के नारे लगा के कि हम वोट नहीं देंगे। आपका वोट का नंबर कितना है वो आपको भी खूब पता है। आप ख़बर बनवाने के लिए जो चाहें कर लें, मगर इसके नताइज पूरी सोसाइटी को भुगतने पड़ेंगे। इनसे कोई पूछे कि आपने ये यहाँ वोट लिया कि आपने यहाँ भी हमला करना है, वाइट हाउस पे हमला करना है या पेंटागन पे करना है या आपने स्टेट डिपार्टमेंट पे करना है, कहाँ करना है, कैपिटल हिल पे, किस जगह, कुछ पता तो चले कि आप किस चीज़ के लिए वो ले रहे हैं। आप अमेरिकन सिटीज़न हैं मोहतरम, आप अमेरिकन सिटीज़न हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और अक्सरियत जो खड़ी है वो भी अमेरिकन सिटीज़न है। शहबाज गिल जैसे 2-4 रहते हैं वहाँ जिनके पास ग्रीन कार्ड है, जो यूज़ करते हैं और पाकिस्तान में जाके अमेरिका को गालियाँ देते हैं। ये इसी मुल्क की टॉलरेंस है कि जो अफोर्ड करता है कि आप जो चाहें कहें, जैसे चाहें बोलें। तो मैं तो सिर्फ इतना कह सकूँगा कि पूरी कम्युनिटी का नाम ना लें। आप इतना ही कह दें कि तहरीक इंसाफ के लोग वोट ना दें, डेमोक्रेट को ना दें। वो देख लेंगे क्या फ़र्क पड़ेगा और कितना बड़ा वोट का नंबर है। आपके कहने पे डेमोक्रेट्स को नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तानी, 90% तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो खास साहब के ही दीवाने हों। और ये जो ओथ आप यहाँ ले रहे हैं इसका कोई बेमानी है, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। पाकिस्तान से सब मुखलिस हैं। जो आपने बहुत ही मैनिपुलेशन के साथ ओथ पढ़वाया है उसमें कौन है जो पाकिस्तान का मुखालिफ है? या तो आप खुल के कहते जिनके लिए आप ये ओथ ले रहे हैं तो पता चलता। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।